नमस्कार, मैं शीतल पी सिंह, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत है। कर्नाटक दौरे में आज तक मैंने उस इलाके को कवर अप कर लिया है जहां यहाँ का एक बहुत बड़ा सामाजिक समूह वो कलिगा नाम से जो जाना जाता है वो रहता है। करीब 60 सीटों पर ये लोग फैले हुए हैं और बेंगलुरु के देहाती इलाके से लेके यहाँ हासन चिकमंगलुरु के सीमा तक यहाँ आप वो कलिगा समुदाय को पाते हैं। देवगौड़ा इनके बहुत प्रतिष्ठित नेता रहे जो देश के प्रधानमंत्री भी रहे। उनके परिवार का बहुत असर है। कुमार स्वामी उनके पुत्र जो हैं वो अब राजनीतिक संचालन करते हैं। देवगौड़ा साहब बहुत बुढ़े हो गए, तो लोकसभा में तो उस तरह से उनका प्रतिनिधित्व नहीं दिखता, लेकिन हर विधानसभा में इनकी पार्टी 20 से लेकर 60 सीटों के बीच प्ले करती है और उसकी वजह से यहाँ पिछले बहुत समय से स्थिर सरकार नहीं बन पा रही है। जो भी सरकार बनती है उसमें कुमार स्वामी के परिवार का और इस पार्टी का जो वो कलिगांव के बीच से पैदा हुई है उसका रोल सबसे प्रमुख होता है। इस क्षेत्र पर अब की भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों की नजर है, क्योंकि अगर उन दोनों में से जो दोनों मुख्य मुकाबले में हैं कोई भी बहुमत तक पहुंचेगा तो वो इस बैशन में अगर बेहतर करेगा तभी वो सरकार बना पाएगा, ये बिल्कुल तय है। अभी जितने भी सर्वेक्षण आए हैं उन सर्वेक्षणों से ये पता लगता है कि जो यहाँ की स्थानीय पार्टी है वो कलिगा समाज की जो कुमार स्वामी के पास है इस समय, जो देवगौड़ा जी की पार्टी है, उसका असर बरकरार है अपने समाज में। लेकिन यहाँ एक और समुदाय है जो साथ साथ चल रहा है। उसकी उतनी संख्या तो नहीं है लेकिन एक प्रभावशाली संख्या है। वो है मुसलमानों की एक बड़ी तादाद इस इलाके में है। उसमें सारे सर्वेक्षण ये बता रहे हैं कि कांग्रेस को सबसे बढ़त हासिल है। मुसलमानों में जो कांग्रेस की बढ़त है उसकी वजह से यहाँ जो शक्ति संतुलन बन रहा है वो कांग्रेस के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। अगर डीके शिव कुमार जो उनके नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता हैं, वो इसी समुदाय से आते हैं। उन्होंने इस बीच काफी काम किया है। यूथ कांग्रेस वगैरह में वो काफी जाने पहचाने लीडर रहे और इधर इन दिनों बहुत विकसित होके आए हैं। तो डीके शिव कुमार अगर इस समुदाय में से अपना एक साइजेबल हिस्सा निकाल पाते हैं, ये सही है कि सारे सर्वेक्षण ये बता रहे हैं कि यहाँ उस समाज में बहुमत तो खैर यहाँ की स्थानीय पार्टी को ही है जो देवगौड़ा परिवार की है, लेकिन अगर वो उसके बाद दूसरी पोजीशन भी हासिल कर लेते हैं तो वो एक मुसलमानों के वोट और अन्य वोट जो पॉपुलर वोट होते हैं जो भ्रष्टाचार वगैरह से इस सरकार वर्तमान में जो सरकार है उसके विरुद्ध हुए हैं, वो सब मिला जुला के कांग्रेस को एक अच्छा कंपोजिशन दे सकते हैं। एक ही परिस्थिति है। भारतीय जनता पार्टी अपने उसी प्लैंक पर जिस पर वो रहती है उस पर कायम है। वो है कि ध्रुवीकरण का प्लैंक, और उसने उन सारे मुद्दों को बड़ा किया है। कल चूंकि कांग्रेस का भी घोषणा पत्र आया उसमें पीएफआई और बजरंग दल दोनों पर प्रतिबंध लगाने की जो बात कही उसको प्रधानमंत्री समेत बीजेपी के सारे स्टार कैंपेनर्स ने उठा लिया और उन्होंने उसको बड़ा बनाने की कोशिश की है। मैं नहीं कह सकता कि अभी वो कितना बड़ा हुआ है क्योंकि मेरे सैंपल्स में वो अभी नहीं आया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगभग हर अर्बन सेंटर पर यहाँ उपस्थित मिलती है। यहाँ का जो लिंगायत समुदाय है वो भी साथ साथ है यहाँ आबादी के तौर पर, लेकिन उतनी बड़ी तादाद यहाँ नहीं है उसकी। उसमें भारतीय जनता पार्टी को प्रतिनिधित्व हर जगह मिलता हुआ दिखता है। लेकिन ऐसा नहीं कि गौड़ा समुदाय में वो नदारद है, उसमें भी उसका प्रतिनिधित्व है। और जितने अर्बन सेंटर्स हमें मिले उन सब जगहों पर जो सैंपल्स हमें मिले उसमें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बोलने वाले लोग मिले थे। एक और फर्क हम देख रहे हैं कि जो समाज में आर्थिक विभाजन है वो भी चुनाव में अपना अलग तरह का प्रतिनिधित्व दिखाता हुआ लग रहा है। जो लोग गरीब हैं या गरीबों के करीब हैं उनमें हम ज्यादातर पा रहे हैं कि ये दोनों पार्टियां हमें ज्यादा मिली, ज्यादातर कांग्रेस मिली या फिर देवगौड़ा जी की पार्टी मिली। लेकिन थोड़ा सा एफ्लुएंट हिस्सा जहां हमें समाज का मिला उनमें हमने बीजेपी को पाया। तो ये विभाजन भी साथ साथ चल रहा है। इसके पहले एक दलित समुदाय के प्रतिनिधि से हमारी बात हुई थी, तो दलितों में यहाँ दो वर्ग हैं, एक अनटचेबल एक टचेबल। तो उन दोनों में भी विभाजन है। एक भारतीय जनता पार्टी के साथ है जो टचेबल हिस्सा है और जो दूसरा है उसमें ज्यादातर लोग कांग्रेस के साथ हैं। ये सारी धाराएं एक साथ यहाँ भी चल रही हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये इलाका वो कलिगा प्रधान है और यहाँ किसानी होती है। ये बिल्कुल हमारे उत्तर प्रदेश के जो एक हिस्सा है जिसमें जाट समुदाय रहता है, ये उससे मिलता जुलता है। उसी तरह की राजनीति भी लगती है। वहां चौधरी चरण सिंह साहब वहां के
एक छत्र नेता एक जमाने में हुआ करते थे, उनकी प्रतिष्ठा आज भी है। देवगौड़ा साहब की लगभग वैसी ही प्रतिष्ठा यहाँ है। उसी तरह का बहुत कुछ सिमिलरिटीज हमारे उस वहां की लोकदल की पार्टी और यहाँ की इस देवगौड़ा जी की पार्टी में मिलती जुलती हैं। वैसे ही बहुत बार किंग मेकर और दूसरी चीजों का रोल रहा है। एक एक बार वहां से चौधरी साहब भी प्रधानमंत्री कुछ समय के लिए हुए, देवगौड़ा साहब भी प्रधानमंत्री हुए। तो बहुत सारी सिमिलरिटीज हैं जो इस एरिया की मतलब यहाँ का सबसे उर्वर इलाका है, जहां बहुत तरह की खेती, गन्ना और चावल प्रमुख तौर पर, और उसके अलावा कॉफी के बागान हैं, जंगलात हैं, हरा भरा इलाका है, पानी बरसता है, बहुत बहुत खूबसूरत जगह है। तो यहाँ ये हम बिल्कुल उसी तरह की राजनीतिक परिस्थिति भी पा रहे हैं। अब देखना यह है कि जो मुकाबला बीजेपी का प्लैंक एकदम क्लियर है, वो अब ये समझ गए हैं कि इस चुनाव में मुद्दों की बात नहीं की जा सकती, लेकिन कांग्रेस ने अब बिल्कुल मुद्दों की ही बात करना शुरू कर दिया है। पहले उन्होंने प्रधानमंत्री को उनके आरोप के जवाब में प्रियंका गांधी ने जवाब दिया, वो एक दिन चला, लेकिन कल मंड्या में प्रियंका गांधी की सभा बिल्कुल मुद्दों पर केंद्रित थी। उनके घोषणा पत्र में जो उन्होंने 4-5 बातें ऐसी रखी हैं जिनको गारंटीज वो कह रहे हैं, वो आप कह सकते हैं वो केजरीवाल की नकल है। मुद्दे भी वैसे ही हैं, 200 यूनिट बिजली वगैरह वाला, और कुछ कैश देने की बात है लोगों को, महंगाई से सपोर्ट देने के मामले में। वो उन्होंने इस बात को बार बार कहा है कि सिलेंडर महंगे होने की वजह से, गैस का सिलेंडर महंगे होने की वजह से हर हाउस होल्ड को कठिनाई हो रही है। ये मुद्दा सचमुच में है और इसको वो छू रहे हैं, जिससे वो गरीब लोगों की, जिनकी आबादी ज्यादा होती है, उसमें पहुंच रहे हैं। तो कांग्रेस अब अपने पूरे प्रचार में अपने उन मुद्दों की बात कर रही है। प्रियंका गांधी को आप देखेंगे, बोलते हुए सुनेंगे कि वो सिर्फ उन मुद्दों को बहुत डिटेल में जा रही हैं। और प्रियंका गांधी लोकप्रिय वक्ता है, यूं कह सकते हैं आप, उनको लोग सुनते हैं, बड़े ध्यान से सुनते हैं। उन्होंने भाषण कला में भी योग्यता हासिल इस तरह से की है कि यहाँ हर हिंदी भाषी या अंग्रेजी भाषी या जो वक्ता आ रहे हैं, उनको एक अनुवादक की जरूरत होती है। तो इसमें संतुलन बनाना, छोटे छोटे सेंटेंस बोलना, अनुवादक को मौका देना, ये बहुत जरूरी है। प्रियंका गांधी इसको बड़ी कुशलता से करती हुई कल मंड्या में हमें मिली। कांग्रेस की सरकार ने अन्न भाग्य दिया, आपको क्षीर भाग्य दिया, पशु भाग्य दिया जानवरों के लिए, कृषि भाग्य दिया किसानों के लिए, आरोग्य भाग्य दिया आपके स्वास्थ्य के लिए, विद्याश्री दी आपकी शिक्षा के लिए, और इंदिरा कैंटीन आपके खाने के लिए दी। ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ನಿಮಗೆ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ, ಕ್ಷೀರಭಾಗ್ಯ, ಕ್ಷೀರಧಾರೆ, ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್, ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ, ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗ್ಯಗಳ ಸುರಿಮಳೆ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ತಂದಿತ್ತು। और आज भी आपके सामने 100% विकास की गारंटी लेके हम आ रहे हैं। ಇವತ್ತು ನಾವು ನಿಮಗೆ 100% ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ತಗೊಂಡು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ। ये जो 2.5 लाख सरकारी पद हैं जो खाली पड़े हैं, इनको हम भरेंगे। ಈ 2.5 ಲಕ್ಷ ಖಾಲಿ ಏನಿದೆ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನೌಕರಿಗಳು, ಕೆಲಸಗಳು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ತುಂಬುತ್ತೀವಿ। गृह लक्ष्मी की एक योजना बनेगी, जिससे मेरी बहनों आप सबको 2000 रुपए हर महीने दिए जाएंगे, ताकि आप महंगाई का सामना कर पाएं। ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಮನೆಯ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳಿಗೆ, ಮನೆಯ ಒಡತಿಗೆ 2000 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ। ನಿಮ್ಮ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನ ನೀವು ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು। गृह ज्योति योजना लाएंगे, जिससे 200 यूनिट बिजली आपको फ्री मिलेगी। ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 200 ಯೂನಿಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ರೀ ಅನ್ನಾಗಿ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ। अन्ना भाग्य में आपको 10 किलो चावल मिलेगी। ಅನ್ನ ಭಾಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ 10 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ। नौजवानों के लिए युवा निधि बनाई जाएगी, जिसके पास ग्रेजुएशन है, सर्टिफिकेट है, ग्रेजुएट हो चुका है, लेकिन नौकरी नहीं है, उसको 3000 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। ಯುವಕರಿಗೆ, ಯಾರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ, ಯಾರು ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಯುವ ನಿಧಿ ಅಡಿ 3000 ಅವರ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ। जिसके पास डिप्लोमा है, उसको 1500 रुपए हर महीने मिलेंगे। ಯಾರಿಗೆ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಾ, ಅವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ 1500 ರೂಪಾಯಿನ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ। नंदिनी को मजबूत किया जाएगा। ನಂದಿನಿಯನ್ನ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಆ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘವನ್ನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ। मेरी आंगनवाड़ी की बहनें, आपकी जो मानदेय है वो 15000 रुपए बनाई जाएगी।
ಅಂಗನವಾಡಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಅವರಿಗೆ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅವರ ಸಂಬಳವನ್ನ 15,000ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. मिनी आंगनवाड़ी की 10,000 बनेगी. ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಅಂಗನವಾಡಿಯವರಿಗೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳವನ್ನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. आशा बहुओं के लिए 8,000 रुपए ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ 8,000 ಸಂಬಳ. और रिटायरमेंट पर आंगनवाड़ियों के लिए 3 लाख रुपए और जो मिनी आंगनवाड़ी की है उनके लिए 2 लाख रुपए मिलेंगे. ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ 3 ಲಕ್ಷ ನಿಮಗೆ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ 2 ಲಕ್ಷ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ. अगर इन सब स्कीमों को जोड़ा जाए तो लगभग 8,500 रुपए प्रति माह हर परिवार का फायदा होगा. मंडिया में हमने देखा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अपनी सभा को सफल बनाने के लिए पहली बार हमने कांग्रेस को इतना मेहनत करते हुए देखा, खर्च करते हुए भी देखा. बहुत से लोगों को हमने देखा कि काउंट कर रहे थे कि कौन कौन आया है. हो सकता है उस काउंट का कोई पेमेंट भी होता हो, हमारे सामने नहीं हुआ, लेकिन काउंट करते हमने लोगों को देखा. तो ये सब प्रयास होता है. बीजेपी की सभाओं में हम जानते हैं, प्रधानमंत्री की सभा में हम गए थे, वहां भी इस तरह से लोग आए थे, लाए गए थे. तो लाए गए लोगों की जो चीज है वो कार्यकर्ताओं और सामर्थ्य से पैदा होती है. ये कांग्रेस हमें करती हुई दिखी. तो अब हम आपको थोड़ा सा एक कोलाज दिखाएंगे जिसमें हमने राह चलते बहुत सारे लोगों के जो सैंपल्स लिए हैं और जो मंडिया की सभा में प्रियंका गांधी की सभा में जिस तरह की हलचल थी, जिस तरह की बोली बानी थी, जिस तरह के लोग आ रहे थे, उन सब का एक सामूहिक दृश्य आप इस कोलाज में देखेंगे. और अब इस दौरे में इस वोक्का एरिया से तो इतना ही. फिर हाजिर होते ही रहेंगे. हम लोग अभी चल ही रहे हैं और 8 तारीख तक आपको ढेर सारी यहाँ की सामाजिक, सामुदायिक, राजनीतिक रिपोर्ट्स प्रस्तुत करते रहेंगे. धन्यवाद. नमस्कार. ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇನ್ನೇನು ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಆಸನಗಳಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಕೋರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಮಲ್ಲಜಮ್ಮ ಅವರು. वो सब देख रहे हैं. ಸಾರಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಂಡ್ಯ ವಿಧಾನ. प्रियंका गांधी की रैली है. मंडिया जगह है, 7 असेंबली सीट है यहाँ. और जो यहाँ लोग आ रहे हैं उनके हिसाब से जो रूरल एरियाज है वहाँ जेडीएस यहाँ की जो स्ट्रांग पार्टी है वो कलेगा समाज का ये इलाका है. तो जेडीएस यहाँ बहुत स्ट्रांग पार्टी रही है, जो तीसरा ग्रुप है कर्नाटका की पॉलिटिक्स में. तो उसके स्ट्रांग होल्ड में इस बार कांग्रेस उसको चुनौती देती हुई लग रही है, ऐसा उनके कार्यकर्ताओं का विश्वास है. हमने अभी उनमें से कुछ लोगों से बात की तो ऐसा लगा कि कांग्रेस इस बार चुनाव यहाँ कोशिश तो बहुत कर रही है. बाकी नतीजे बताएंगे. आज इस रैली में बहुत सारी महिलाएं आ रही हैं, बहुत सारी इनके कांग्रेस का यह संगठन है. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿಜೆಪಿ 3 ತ್ರಿಕೋಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ. whom you are supporting? ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಜೆಡಿಎಸ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್. JDS supporting. You are Vokkaliga? ಒಕ್ಕಲಿಗ ಗೌಡ ಸರ್. All are supporting JDS? ಒಕ್ಕಲಿಗ ಜೆಡಿಎಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ಎಲೆಕ್ಷನ್ನು ಸರಿ JDS ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಬಿಜೆಪಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ? Which party is doing? ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆ ಪರವಾಗಿ. ವಾತಾವರಣ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. वातावरण ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. Change. ಅದು ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಿದೆ. Okay. ಯಾವ ಪಕ್ಷಕ್ಕೂ ಜನಗಳು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ. किसी पार्टी का ऊपर नहीं जा रहा है, व्यक्तिगत जा रहा है. Change. ಹಾಂ, Change. ಯಾರು ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತೀರಾ? ಹೊಸಬರ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಈಗ ವೋಟ್ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು.
ವಾತಾವರಣ ಹಂಗಾಗಿದೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಈಗ ಯಾರಿಗೆ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷ ಅವಾಗಿತ್ತು 5 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಇತ್ತು, ಇವಾಗ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಹೆಂಗಂತ ಇವಾಗ ಚೇಂಜ್, ಈ ವರ್ಷ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಸಾರಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಇದ್ದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡವ್ರೆ. ಯಾರೂ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾರೂ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಕು ವೋಟ್ ಬಂದಾಗ ಹಾಂ सब लोग डिसाइड किया है एक अच्छा आदमी को वोट देना। ओके ये अच्छा आदमी कौन है वो बोला आखिर में बताएगा, अभी मालूम नहीं है। अच्छा इसीलिए वो कैनवास का अच्छा ये महंगाई यार ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ ये गैस की महंगाई से प्रॉब्लम है. ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದು ಇವಾಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದೇನಾದ್ರು ತೊಂದರೆ ಅದು ತೊಂದರೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜನಗಳು ಅಷ್ಟೇ. ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. गैस के बारे में थिंकिंग नहीं है सर, वो प्रॉब्लम ही नहीं है। गैस प्रॉब्लम नहीं. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಐತೆ, ಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಐತಿದೆ. ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮು ಅದನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅವರು. ये इलेक्शन टाइम है इसलिए उसके बारे में चिंता नहीं कर ಓಟು ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. अच्छे व्यक्ति को वोट ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಂಗೆ ಈ ಸರಿ ಬರೋದು ಕಷ್ಟ. ನಮ್ಮದು ಒಬ್ಬಂದೇ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮದು ಒಬ್ಬ ನೀವು ಇಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದು ನೀವೇ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀರ ಅಲ್ವಾ? ನಾವಿಲ್ಲೇನು ಅಲ್ಲ, ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಮಗೇನು ಬೇಜಾರಿಲ್ಲ. ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. काफी हो गया लपेट लिया इन्होंने. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏನು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬರಲ್ವಾ? ಅದನ್ನ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಅವರು ಮತದಾರರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಯ್ತು. ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಇದೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್? ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಬಾಬಣ್ಣ ಇದ್ದಾರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಗೋಪಾಲಯ್ಯ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟು. ಈ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ನಿಂತಿರೋದು ಗೋಪಾಲ. ಚಿದಾನಂದ ಅಂತ BJPಗೆ ಇದೇ ವರ್ಷ ಹೊಸದಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರೋದು. BJP में भी नया कैंडिडेट है, कांग्रेस में भी नया कैंडिडेट है. ಇವಾಗಿನ ಸಿಚುಯೇಷನ್ಗೆ ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿ ಜೋರು ಮೆಜಾರಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ? ಮೂರು ಇದೆ. नेक टू नेक है तीनों. अच्छा तीनों तीन पार्टी जनता दल, कांग्रेस और ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದೊಂದು ನಮ್ಮದು ವಿಜಯಾನಂದರು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಬಂಡೆ ನಿಂತ್ಬಿಟ್ಟವರಲ್ಲ, ಅದೊಂದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು इंडिपेंडेंट होगा. इंडिपेंडेंट. हाँ वो भी अच्छा लग रहा है. हाँ वो भी इंडिपेंडेंट है. चार का ಹಾಂ ಈಗ ಅವ್ರದ್ದು ಸೇರಿದ್ರೆ 4 ಜನ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. 4 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡೋ ಸಂಧಾನ ಬರ್ತಾವ್ರೆ, ಸಂಧಾನ ಬಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇನ್ನೂ 5 ಟೈಮು. ಈಗ 6ನೇ ತಾರೀಕಿನ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತಂದವ್ರೆ. 6 तारीख का यहाँ पे कुमारस्वामी का मीटिंग है यहाँ पे. हाँ कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है. अच्छा कॉम्प्रोमाइज़ होगा तो वो विड्रा करेगा, मतलब सब ठीक है नहीं करेगा विड्रा. ಹೇಳೋದಲ್ಲ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಹೇಳೋ ಮರ ಹಿಂಗೆ ಅದೇ ಅಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸು BJPಯೋ ದಳವೋ ನಿಮ್ಮ ಯಾವ ಪಕ್ಷ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋ, ಇಂಥ ಪಕ್ಷ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋ. ಹೇಳಪ್ಪ, ಈಗ ನೀನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಹೇಳೋ. ನಿಮ್ಮ ಅಲ್ಲ, ನೀನು ಹೇಳ್ತದೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮಂಜಾಣ ಈಗ ಮುಂದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಲ್ಲ ಕೇಳಿದ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇದೆ ಸರ್, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ ಸರ್. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಈ ಸಾರಿ ಪಕ್ಕ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ BL ದೇವರಾಜ್ ಅಂತ. BL ದೇವರಾಜ್ ಅಂತ. ಹಾಂ ಹಾಂ. BJP ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? BJP ನಾರಾಯಣಗೌಡರು. ನಾರಾಯಣಗೌಡರು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವರು ವಿನ್ ಆಗಿದ್ರು. ಹಾಂ ಅವರೇ ಅವರು. थैंक यू. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾರಾಯಣಗೌಡರು ಗೆದ್ದಿದ್ರು, ಈ ಸರಿ ಹೇಗಿದೆ सर? ಈ ಸಲನೂ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ सर. इसके बारे में BJP चांसेस ज़्यादा है बोलते हैं. अच्छा लास्ट टाइम वही विन है, ಈ ಸಲ ಅವರೇ ಗೆಲ್ತಾರೆ ಸರ್. इस टाइम भी वही ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾರಾಯಣಗೌಡರು ಈ ಸಲ ಗೆಲ್ತಾರೆ. ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡವ್ರೆ. हाँ निम्ಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಸರ್. अच्छी तरह से काम भी किया है सर. वो बताओ. ಈ ಸಲ ಏನಿದ್ರು ನಾರಾಯಣಗೌಡರು, ನಮ್ಮದು ಬೇರೆ ಪಕ್ಷ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸು, ಬಟ್ ಈ ಸತಿ ನಾರಾಯಣಗೌಡರು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಾವು ಬೇರೆ ಪಕ್ಷ ಆದರೂ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ನಾನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸು, ನಮ್ಮ ಮನೆತನೆಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸೇ. ಬಟ್ ನಾರಾಯಣಗೌಡರು ಈ ಕಡೆ ಅಕ್ಕೆಬಾಳು ಈ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ನೀರಾವರಿ, ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಮಾಡಬೇಕು, ರೋಡ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ये खुद कांग्रेस का है, फैमिली पूरा कांग्रेस का है, लेकिन सपोर्ट नारायणगौड़ का कर रहा है. ऐसा है अच्छी तरह से डेवलपमेंट चल रहा है. अच्छा हाँ ये एग्रीकल्चर के बारे में, और यहाँ पे स्पोर्ट्स के लिए एक अच्छी स्टेडियम है,
बहुत सारी डेवलपमेंट चल रहा है और रास्ता भी चाहिए, वो भी कर रहा है। वन साइडेड जेडीएस बालಣ್ಣ जेडीएस JDS गुड मैन ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮೇ ವರ್ಕರ್ नहीं है ಯಾವ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಳಮಟ್ಟದಿಂದ ಇದು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ये बात करेगा स्पीक्स हिंदी यस थोड़ा थोड़ा हिंदी में बात करते हैं थोड़ा थोड़ा बहुत अच्छा इंग्लिश आप कहाँ का रहने वाला है मंडिया में यहाँ इलेक्शन में क्या हाल है जेडीएस अच्छा है कि कांग्रेस कांग्रेस अच्छा है अच्छा कांग्रेस अच्छा है लड़ाई किससे जेडीएस से कि बीजेपी से कांग्रेस और JDS को कांग्रेस और जेडीएस का मुकाबला है अभी एमएलए किसका था जेडीएस का कि कांग्रेस लास्ट टाइम JDS का MLA श्रीनिवास अच्छा डिफेंडेंट P. रवि कुमार अच्छा अच्छा है इस टाइम जेडीएस का कौन है जिसका JDS का 1 2 3 4 5 times 5 times in Mandya constituency we will have comfortable win. Mandya constituency P. Ravi Kumar is working past 15 years. We will have, he helped in corona, he has given food kits, vegetable kits, and he has given ambulance, medical kit, medicines all over to the people in the Mandya city. We will have a good margin win in Mandya. सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।